मैं अष्टमी के दिन आपको तकलीफ देने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो विषय आज की वार्ता का है उसके बारे में पहले से ही मैंने सूचना भिजवा दिया था। आप सभी अवगत हैं कि सारंडा सघन वन क्षेत्र में सेंचुरी बनाने के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है और आदेश में कहा है कि आप 7 अक्टूबर तक इसको सेंचुरी घोषित करिए। 8 को मुख्य सचिव स्वयं उपस्थित हों सशरीर सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ऐसा नहीं होगा तो मुख्य सचिव के जेल जाने की नौबत आ सकती है। इससे कड़ा आदेश सर्वोच्च न्यायालय का नहीं हो सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पृष्ठभूमि में आप पिछले 24 जून को सुप्रीम कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए थे झारखंड सरकार के वन पर्यावरण सचिव। उन्होंने सेंचुरी घोषित नहीं होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने क्षमा याचना की थी और ये आश्वस्त किया था कि बहुत जल्दी ही हम लोग सेंचुरी घोषित कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग ने इस मसले को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून भेजा है। उनकी टिप्पणी आते ही ये मामला स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सामने जाएगा। उसके बाद कैबिनेट से होकर सेंचुरी घोषित की जाएगी। और तब तक स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड बना भी नहीं था। अब WII जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया और वो प्रतिवेदन सारंडा में सेंचुरी बनाने के पक्ष में है। इसके बाद सरकार ने एक जूनियर अफसरों की एक समिति बना दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख लिया है। तब झारखंड सरकार ने अपनी एक मंत्री परिषद की उप समिति बनाया है। वह उप समिति आज सारंडा क्षेत्र में गई है। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पृष्ठभूमि में है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसके पीछे खुद झारखंड सरकार के वन पर्यावरण विभाग के सचिव का आश्वासन है। इनके जो वन्य जीव प्रतिपालक हैं वाइल्ड लाइफ वार्डन, उन्होंने पहले ही दे दिया है कि सारंडा के करीब 57,000 हेक्टेयर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाएगी और 103 वर्ग किलोमीटर में रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार अधिसूचना नहीं जारी कर रही है। अब हम लोग पीछे जाकर देखेंगे तो आप सभी को ध्यान में होगा, जब हमारे मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री थे उस समय हम लोगों ने इस मामले को उठाया था। सारंडा के साथ लॉ हैस खनन के बारे में सरकार क्या बर्ताव कर रही है। ये हमारी किताब है, हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है और फ्री में है, कोई भी वहाँ से लेके देख सकता है। इसमें विस्तार से उन्होंने दिया था कि कितना अवैध खनन हो रहा है। उसके पहले भी मैं अभी आपको एक सॉफ्ट कॉपी में चला जाएगा हम लोगों का जो हैंड आउट है, उसमें हमने इतिहास दिया है कि सारंडा में कब से खनन शुरू हुआ। 1906 से खनन शुरू हुआ और 1906 से लेकर आज तक कितनी सरकारी कंपनियों ने और कितनी निजी कंपनियों ने लीज प्राप्त किया है लॉ हैस के खनन के लिए। अब वो सारे लीज अभी भी पूरा नहीं हुए हैं। उसके बाद 2006 में इतनी होड़ मची सारंडा में लॉ हैस खनन लीज लेने के बारे में कि जितना सारंडा का क्षेत्रफल है वो पूरे क्षेत्रफल के बराबर लोगों ने लीज का आवेदन दे दिया और सरकार ने उसको स्वीकार किया आवेदन। उसमें कोई भी था जो जूता बनाने वाला है, जो साइकिल बनाने वाला है, जो घड़ी बनाने वाला है, ये सब कंपनी वाले भी लॉ हैस के लीज में आ गए, क्योंकि उस समय लॉ हैस की कीमत काफ़ी ऊंची गई थी। चीन में ये एक हो रहा था ये खेल का, उसके लिए लॉ हैस की जरूरत, लोहा बनाने की ज़रूरत थी। तो हमने उस मामले को उठाया था कि सारंडा का जितना क्षेत्रफल है
उससे ज़्यादा क्षेत्रफल में खनन लीज का आवेदन आ गया है। सरकारी कोई टिप्पणी नहीं है। इसी तरह से झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में भी अवैध खनन की गतिविधियाँ शुरू हो गई थी। उस समय हम लोगों ने एक सारंडा संरक्षण अभियान आरंभ किया। क्या होना चाहिए सारंडा में। अब इसके बाद इसको गंभीरता से भारत सरकार ने लिया और 2010 में भारत सरकार ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, जस्टिस MB शाह, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने विस्तार से अवैध खनन की जांच किया और सारे मामलों को सामने रखा और सारंडा में क्या होना चाहिए अभी बताया। कोई कार्रवाई नहीं। उसके तुरंत 1 साल के बाद भारत सरकार के निर्देश पर झारखंड सरकार ने इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसका लीडर बनाया हमारे पलामू के प्रोफेसर DS श्रीवास्तव हैं उनको। इस कमेटी ने भी रिपोर्ट दिया। उसके बाद 2014 में भारत की सरकार ने कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सारंडा का अध्ययन करने के लिए एक बहुआयामी विशेषज्ञों का समूह बनाया। उसने अपनी रिपोर्ट दिया। उसके बाद माइनिंग प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, इसके लिए भी एक कमेटी भारत सरकार की बनी। उसने भी सारंडा में किस तरह से सस्टेनेबल माइनिंग करिए ताकि खनन भी हो और जंगल की विशेषता भी बचे, ये रिपोर्ट दिया। इसमें माइनिंग के लिए नो माइनिंग एरिया और माइनिंग एरिया दोनों को भी डिफाइन किया। इसके पहले खुद राज्य सरकार के वन विभाग ने भारत सरकार के DG फॉरेस्ट के पत्र के आधार पर 3 साल तक मेहनत किया और सारंडा क्षेत्र में, जिसको कहते हैं इनवायलेट कंपार्टमेंट, अभग्न क्षेत्र बनाया नंबर के साथ, और ये दिया कि इस क्षेत्र में कभी भी खनन नहीं किया जाएगा। ये क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र रहेगा। इसका क्षेत्रफल करीब 63,000 हेक्टेयर के आसपास था। इतनी सारी चीज़ें सामने रहने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के सामने आश्वासन देने के बाद झारखंड की सरकार ने एक कैबिनेट उप समिति बना दिया है। ये कैबिनेट उप समिति विचार करेगी और वह मंत्रिपरिषद को सलाह देगी। उस सलाह के आधार पर 8 अक्टूबर को जब मुख्य सचिव को हाजिर होना है तो उसके पहले प्रतिवेदन दे दिया जाएगा कि सारंडा में वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के बारे में सरकार का क्या विचार है। तो ऐसा लगता है कि अब तक जितना अध्ययन हो चुका है उससे अधिक अध्ययन करने वाली कोई समिति नहीं बन सकती है और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है। इसके बाद भी सरकार का इसमें सक्रिय नहीं होना, गंभीरता से नहीं लेना, यह आश्चर्य की बात है। आखिर कैबिनेट उप समिति को कौन ऐसा परामर्श देगा क्षेत्र में जाकर। तो इस मामले में बात यही आ रही है कि जो सारंडा का संरक्षण करने के पक्ष में नहीं है या सारंडा में सेंचुरी बनाने के पक्ष में नहीं है, उनका ये कहना है कि खनन से विकास होगा और खनन रुकेगा तो विकास के लाभ से देश वंचित होगा। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी नौकरी मिलेगी। हम लोगों का इतना ही कहना है कि सारंडा में जब से खनन हो रहा है 1906 से तब तक, और आयरन ओर के अलावे कोयला का खनन हो रहा है धनबाद में, झरिया में, रामगढ़ में, हजारीबाग में, पलामू में, सभी ये खनन हो रहा है। तो जब आकलन करते कि कितना लाभ मिला है यहाँ के स्थानीय लोगों को इस खनन से। ठेका लेती हैं बड़ी कंपनियाँ, ट्रांसपोर्टेशन का ठेका लेती हैं बड़ी कंपनियाँ, केवल मजदूरी के नाम पर थोड़ा यहाँ सहायता मिलती है स्थानीय लोगों को, और वो भी अब मजदूर की जगह मशीनें काम करने लगी हैं। तो इसके आधार पर पूरे सारंडा को तहस नहस कर देने का जो अभियान निहित स्वार्थी तत्वों का है, सरकार को उसकी जाल में नहीं फंसना चाहिए। एक बार सरकार 2006-07 में इस जाल में फंस चुकी है, दोबारा ये मौका आया है, और फिर ये सरकार अगर जाल में फंसेगी तो पूरे सारंडा क्षेत्र के वन्य जीवों को नुकसान होगा
पर्यावरण को नुकसान होगा। ये मामला हमने पहले भी उठाया था। आज भी जो एनजीटी के सामने गए डॉक्टर आर.के. सिंह इसको लेकर, एनजीटी ने 2 साल पहले कहा कि आप वन्यजीव अभयारण्य घोषित करिए, इन्होंने नहीं किया। उसके बाद नहीं हुआ तो 2 साल के बाद आर.के. सिंह और डॉक्टर डी.एस. श्रीवास्तव जो इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान इन्होंने बनाया था, ये सुप्रीम कोर्ट गए कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ये एनजीटी के आदेश को लागू नहीं कर रही है। तब आज की ऐसी स्थिति पैदा हुई है। अब इस संबंध में मेरा इतना ही कहना है कि राज्य की सरकार को विचार करना चाहिए जनता का हित क्या है, उसके ऊपर राज्य का हित क्या है, पर्यावरण का हित क्या है। और आप सभी जानते होंगे कि सारंडा में साल वन है, ऊपर में साल के पेड़ हैं और नीचे में काफ़ी जगहों पर लॉ एस्क है। अब साल के बारे में कहा जाता है कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, तब भी जौ भर भी नहीं सड़ा, इसलिए हम लोग इसको ग्रीन स्टील कहते हैं। 100 साल पुराना पेड़ को काट दीजिए और 100 साल तक जमीन पर पड़ा रहेगा, तभी जौ भर भी नहीं सड़ता है। इतने समय में तो इस्पात और लोहा जंग खा के ख़त्म हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। एशिया का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साल वन क्षेत्र है, वहाँ अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता है, वहाँ अत्यधिक मात्रा में वन्य जीवों का वास है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूँ, ये सरकार जो रवैया अपना रही है, मुझे लगता है कि सरकार और विपक्ष भी इसके बारे में स्पष्ट नहीं। आज तो जिन लोगों ने 2006-07 में अवैध खनन किया था और सारंडा पर आफत लाया था, वो सब लोग तो आज विपक्ष के ही साथ हैं। और 2009 में वहाँ सबसे बड़ा खननकर्ता स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसको आगे और चिड़िया में लीज नहीं दिया जाए, इसके लिए भारत सरकार की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने स्पष्ट प्रतिवेदन दिया और इनके आग्रह को ठुकरा दिया कि आपके पास अभी जितना लीज क्षेत्र है, आप उसका 1/4 भी खनन नहीं कर सके हैं, आप और मांगते हैं अभी। तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के अनुशंसा को उस समय मंत्री थे पर्यावरण विभाग के श्रीमान जयराम रमेश जी, उन्होंने इसको ओवररूल कर दिया और कहा कि मैं आदेश दे रहा हूं कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के प्रतिवेदन को नहीं माना जाए और चिड़िया में और अतिरिक्त भूमि पर सेल को लीज दिया जाए। और सेल ने जितनी तबाही की है सारंडा में, उतना कोई और नहीं कर सकता है। झूठ बोला है, फॉरेस्ट क्लियरेंस का, एनवायरमेंट क्लियरेंस का उल्लंघन किया है। ट्रांसपोर्टर्स के नाम से पोंगा से लेके मानोहरपुर तक जो वन पथ है उसको काट कर चौड़ा कर दिया है। और 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि जब ट्रांसपोर्टेशन करेंगे कहीं से लॉ एस का या किसी भी खनन एस का, तो आप सड़क मार्ग से नहीं ले जाएंगे उसको, उसके लिए आप बेल्ट बनाएंगे और बेल्ट के माध्यम से उसको ढोकर रेलवे स्टेशन तक ले जाएंगे। आज तक इन्होंने एक भी कन्वेयर बेल्ट खड़ा नहीं किया और उसी तरह से सड़क के किनारे जा रहा है। सारंडा में 2 बड़ी नदियां हैं, कारू और कोयना। दोनों के पानी के बारे में आप लोग अक्सर अखबार में छापते हैं कि लाल पानी हो गया है, वहाँ का लाल पानी ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ का लाल सलाम ज़्यादा खतरनाक है। इसके बारे में तुलना हो गई है। छोटे छोटे जो नाले थे, जिसको फर्स्ट ऑर्डर वाटर स्ट्रीम कहा जाता है, इनको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसके कारण से वहाँ खेती पर संकट आ गया है, नदियों का जल दूषित हो गया है। और खनन और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो गांव हैं, इस गांव के लोग ही तबाह हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सारंडा में शुरू में कोई गांव नहीं था। 1930 के आसपास 10 गांव वहाँ बसाए गए, इसलिए कि अंग्रेज़ों ने जो वन प्रबंधन प्लान बनाया था उसमें लोगों की ज़रूरत थी। ये 10 गांव बसाए गए थे उस समय। अब वो गांव बढ़ते बढ़ते कुछ अधिक आबादी हुई है और उसके अतिरिक्त कुछ अवैध भी लोग वहाँ रह रहे हैं। तो इतना सब होने के बाद भी
राज्य की सरकार अभी भी बहाना ढूंढ रही है कि किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जाए। हम लोग इस मत के हैं कि लॉ एस की माइनिंग होनी चाहिए, और साथ ही में सारंडा के सघन वन का संरक्षण भी होना चाहिए। एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा 1906 से लेकर आज तक कि जहां लीज एरिया में माइनिंग हुई है, उसको खोद दिया गया है, तो उसका माइनिंग क्लोजर प्लान को लागू करके उसको भर दें, फिर आगे खनन करें। यह स्थिति कोयला के बारे में भी है। आप CCL, BCCL, ECL के क्षेत्र में चले जाइए तो आज तक एक भी माइन का इन्होंने माइनिंग क्लोजर प्लान नहीं किया है, जबकि वही चले जाइए ACCL में, WCL में ये सब हो रहा है। खुद झारखंड में नोआ मुंडी में टाटा स्टील की माइंस है आयरन ओर की, वहाँ जाइए देखिए, वो माइनिंग करते जाते हैं, पेड़ से बढ़ते जाते हैं और उसको कितना स्वच्छ रखे हैं। तो टाटा स्टील प्राइवेट पार्टी है, वो ऐसा कर सकती है, मगर सेल जो भारत सरकार का की सबसे बड़ी कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, वह लोगों के सुविधा के बारे में, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में कोई ख्याल नहीं रख रही है। और जब जयराम रमेश जी ने एक मामले में ओवररूल किया फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी को, तो उसके बाद जयंती नटराजन जी आई मंत्री हो, तो उन्होंने 5 के बारे में ऐसा ही किया और 5 निजी क्षेत्र के लोग थे। तो इस तरह से ये लगता है कि भारत सरकार में भी एक ऐसी लॉबी है जो पर्यावरण संरक्षण को महत्व नहीं देती है, और माइनिंग करके हम लोग का ये कहना है कि आप माइनिंग करिए। झारखंड को जितने लॉयर्स की ज़रूरत है इस्पात बनाने के लिए, या हमारे पूरे देश को जितने लॉयर्स की ज़रूरत है इस्पात बनाने के लिए, उतना लॉ एस का आप निकालिए। मगर आप अगर इसका ट्रेडिंग करने के लिए, बेचने के लिए, इसका निर्यात करने के लिए, विदेश में भेजने के लिए यहाँ माइनिंग करिएगा, तो राष्ट्र के हित में नहीं है, दीर्घकालीन हित राष्ट्र कैसे प्रभावित होगा। तो इसी आधार पर, इसी तर्क के आधार पर जो मुकदमे हम लोगों के साथियों ने NGT में सुप्रीम कोर्ट में किया, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। मैं राज्य सरकार से आग्रह करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करिए। आपने अभी तक जो रिपोर्टें आई हैं कैरिंग कैपेसिटी की, सस्टेनेबल माइनिंग प्लान की, उसको लागू करिए। आप माइनिंग करिए, सस्टेनेबल माइनिंग करिए, माइनिंग भी हो और पर्यावरण को और वनों को नुकसान भी नहीं हो। ये नहीं होता है, और ये नहीं होगा तो इसी तरह से बेतरतीब माइनिंग चली जाएगी। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। सारंडा में एक विजया 2 खदान है, पहले उषा मार्टिन की थी, टाटा स्टील ने ले लिया, तब टाटा स्टील की है। वो साल भर से दौड़ रहे हैं कि हमारा ज़रा लीज एक्सटेंड कर दीजिए, इसको माइनिंग बंद है। अगर चिंता रहती तो सरकार उस पर विचार करती। इसी तरह से सेल के पास फाइन्स का पहाड़ खड़ा हुआ है। आयरन ओर निकालते हैं तो छोटे छोटे कण होते हैं, फाइन्स होते हैं, वो रह जाते हैं, वो बाज़ार में नहीं बिकते हैं। अब 10-15 साल से टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका पेलेटाइजेशन से उसको पेलेट बनाइए और तब उससे आप लोहा बनाइए। मगर आज तक किसी ने भी, सेल ने या किसी ने भी पेलेटाइजेशन के लिए कोशिश नहीं किया, और आज की सरकार भी पेलेटाइजेशन की कोशिश नहीं कर रही है। एक तरफ से बहुत बड़ी मात्रा में आयरन और फाइन्स मौजूद है, दूसरे जिसको भी लीज मिला है उसने खनन पूरा नहीं किया है, इसके बाद भी नया एरिया खोलने की बात चल रही है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ये सोचने पर विवश करती हैं। कैरिंग कैपेसिटी, शाह आयोग, MPSM के अनुशंसाओं के आलोक में 2017 में भारत सरकार के खनन विभाग ने MMRD एक्ट होता है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, उसमें संशोधन किया और ये किया कि जो ऐसे खनन करता हैं जिनका अपना कोई उद्योग नहीं है, उनकी आयरन और लीज समाप्त हो जाएगी 31 मार्च 2020 को, इनकी समाप्त हो गई। और जिनका अपना प्लांट है, सेल है, टाटा स्टील, इनको 2030 तक का दिया है, तो 2030 में इनकी भी लीज सब लीज समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद ऑक्शन के आधार पर माइनिंग लीज दिया जाएगा। तो इतना होने पर भी 2020 में के मार्च में जो लीज ख़त्म हुआ, झारखंड की सरकार ने उसको फिर से बंदोबस्त नहीं किया है अभी तक।
ऑक्शन के माध्यम से। इतना ही नहीं, मैंने कई बार विधानसभा में सवाल उठाया सारंडा के बारे में भी, लॉयस के बारे में भी, कि इनके माइनिंग हेड पर जहाँ खनन इनका है वहाँ पहले से खनन किया हुआ लॉयस है वो पड़ा हुआ है, उसको बेचने की सरकार ने अनुमति उनको नहीं दिया जो खनन करने वाले थे, और बाद में अपने भी नहीं बेचा, आज तक ये पड़ा हुआ है। जबकि उड़ीसा ने 1 साल के भीतर इसका निपटारा कर दिया और वहाँ सारे पुराने माइंस में ऑक्शन के माध्यम से लीज देकर खनन हो रहा है। तो हमारे यहाँ सरकार इस मामले में सोई हुई है, सक्रिय नहीं है, संवेदनशील नहीं है, और जब सारंडा को सेंचुरी बनाने की बात आ रही है तो इस मामले में भी अड़ंगा डालने का प्रयास हो रहा है। इससे मुझे उम्मीद है कि जो हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति आज सारंडा क्षेत्र को घूमकर आएगी तो कैबिनेट के सामने ऐसा प्रतिवेदन देगी कि कैबिनेट इस पर सही तरीके से विचार करे। नहीं तो इतने आंकड़े हैं कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वो अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, और सरकार की गंभीरता का अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग पिछले 1 जून मुख्यमंत्री जी के पिताजी अस्वस्थ थे। अब स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो बोर्ड की मीटिंग नहीं होगी, कोई दूसरा तरीका नहीं है करने का। दूसरा, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऐसे लोगों को मिलाकर बनता है जिनको सामाजिक और पर्यावरण की वन्य जीवों के बारे में जानकारी हो, मगर 29 लोग हैं स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड में, मुश्किल से 1-2 ऐसे होंगे जो इस श्रेणी में हैं, बाकी सब लोग इस श्रेणी में नहीं है। और स्टेट लाइफ बोर्ड की जो मीटिंग हुई उसमें मुख्यमंत्री जी मुंशी से 5 मिनट रहे होंगे, वो दिल्ली चले गए, तब भी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग हुई। जब ये सारी बातें जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के पास तब सरकार की छवि क्या होगी कि सरकार कितना हल्के में प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का काम कर रही है। इसलिए मेरी अपील है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माने, सस्टेनेबल माइनिंग करें, और इसमें जो लोग आना चाहते हैं उनको कहे कि आप इस तरीके से आइए, माइंस ले लेना तो आइए, और सबसे पहले हमारे राज्य को, हमारे देश को जितनी ज़रूरत है उतना ही खनन लॉयस का करने दिया जाए, बेचने के लिए और निर्यात करने के लिए लॉयस का खनन नहीं करने दिया जाए। इसी उद्देश्य से आपके सामने अपनी बात रखने के लिए मैंने आपको यहाँ तकलीफ दिया है। मुझे इतनी बात कहनी थी, इसके बाद अगर आपको लगेगा तो हम कुछ और भी बात करेंगे। हमारी एक और पुस्तक है, ये लॉयस के खनन के बारे में है, ये भी हमारे वेबसाइट पर है, पूरी तरह से आप इसको देख सकते हैं। और आपकी बातों में विरोधाभास कहाँ एक तो आपने कही कि सरकार करेगी जो कमी, और दूसरी